एपिसोड की शुरुआत में मोल्टर जिया को कहता है क्या तुम रेडी हो किंग के वहां जाने के लिए। ये सब बताता है क्या। ये फिर जिया को समझाता है कि हम किंग की चैरिटी ऑलरेडी ले चुके हैं और हमें ये भी नहीं पता कि आखिरकार वो बदले में क्या डिमांड करने वाले हैं। पर चाहे जो भी हो किंग को हमें अपनी साइड करना पड़ेगा ताकि हम इस दुनिया में सर्वाइव कर सके। जिया बोलता है कि हाँ मैं भी यहाँ पे इस लाइफ से परेशान हो चुका हूँ जिसमें मुझे हर दिन यहाँ पे खाना ढूंढना पड़ता है। जाने से पहले फिर मोल्टर से समझाता है कि हमारे लोगों का सर्वाइवल हमारे कंधों के ऊपर है तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी और किंग को अपनी साइड करना पड़ेगा। पर जो ताकुतो का इंसेक्ट होता है वो इनकी सारी बातें सुन लेता है और ताकुतो को जाके बता देता है कि डार्क एल्फ इन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी बात सुन के वो तो इसे समझाती है कि मेरे हिसाब से वो खाना लेने के लिए आ रहे होंगे जो वो कल छोड़ के चले गए थे क्योंकि खाना काफी ज्यादा था। तो कुतो कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, मैं भी यहाँ पे चाहता हूँ कि वो बचा खाना ले जाए, पर मेरी जो कम्युनिकेशन है वो काफी ज्यादा खराब है, इसी वजह से मैं उनसे ठीक से बात नहीं कर पाता। तो वो तो बोलती है अगर ऐसी बात है तो उनके साथ मैं नेगोशिएशन करूंगी, आपको बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बोलता अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रहा हूँ। वो दोनों फिर इसके सामने आ जाते और झुक जाते हैं। वॉल्टर यहाँ पे अपने आप का इंट्रोडक्शन देता है और से बताता है कि वो यहाँ पे इस ग्रुप का एल्डर है। ये से कहती है कि ये सब तो ठीक है पर इसके अलावा तुम कुछ कहना चाहते हो क्या। वॉल्टर बताता है कि मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपके दरिया दिली की वजह से हमारे लोगों को खाना मिला, उसी के साथ मैं आपका यहाँ पे नाम भी जानना चाहता हूँ। यहाँ पे तोकुतो को कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ओतो को वो इशारा कर देता है। वो तो फिर बताती है कि इनका नाम ईरा तोकुतो है जो कि लॉर्ड है एकोक्लिप्स के और वो रूलर है रून्स के। मेरा स्टेटस उनसे थोड़ा कम है पर जब भी हम दोनों का तुम नाम लो तो तुम्हें तमीज से बात करना पड़ेगा। ये इन्हें कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोगों का नाम मैं अपने लोगों के मन में बैठा दूंगा। ये सब बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अपना खाना लो और यहाँ से चले जाओ। पर तभी मोल्टर बोलता है कि ये सब तो ठीक है पर हमारे दरिया दिल राजा के काइंडनेस को हम कैसे रिपे कर सकते हैं। वो तो बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे हालात देख के तो लगते है कि तुम अपना पेट नहीं भर सकते, आखिरकार तुम हमारे किंग को यहाँ पे सेटिस्फाई कैसे करोगे। इसकी बात सुन के मोल्टर बोलता है कि ये तो बात आपने सही कही। तभी दोबारा से वो तो कहती है कि कहीं तुम हमारे खिलाफ साजिश तो नहीं करे हो क्या। मोल्टर बोलता है कि नहीं, मैं अपने सपने में भी ऐसी चीज करने की बिल्कुल नहीं सोचूंगा। तभी यहाँ पे तोकुतो इसके कान में कुछ खुसफुसाता है और ये चीज सुन के इसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि आखिरकार आप ऐसा कैसे कर सकते हो। पर तोकुतो जब उसे अच्छे से समझाता है तो वो तो यहाँ पे समझ आती है और इन्हें बताती है कि हमारे किंग समझ गए हैं कि तुम्हें चैरिटी देने के बदले में उन्हें यहाँ पे क्या लेना है। वो जानना चाहते हैं कि इस फॉरेस्ट की बाहर की दुनिया कैसी है। ये बात सुन के मोल्टर बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं इस बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि इस दुनिया को मैंने काफी अच्छे से देख रखा है। वो तो फिर इसे बोलती है कि जब तुम्हारा काम हो जाए तो इस फॉरेस्ट को छोड़ के निकल जाना। ये सुन के मोल्टर थोड़ा हड़बड़ा जाता है और बोलता है कि हमारे किंग अगर हमें यहाँ पे रहने की अनुमति दे दे तो हमें काफी अच्छा लगेगा। पर वो तो इस चीज के लिए मना कर देती है और धमकी देते हुए कहती है कि हमारे बारे में अगर तुमने बाहर किसी को भी बताया तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। यहाँ पे मोल्टर घबरा जाता है और बोलता है कि ठीक है, जैसा किंग चाहे हम वैसे ही करेंगे। और वो निराश होकर जिया के साथ यहाँ से जाने लग जाता है। इन्हें ऐसा देख तोकुतो को काफी बुरा लगता है और वो सोचता है कि अगर ये लोग यहाँ से चले गए तो ये लोग मारे जा सकते हैं। तो तोकुतो इन्हें एक ऑफर देता है कि मेरे सिटीजन बन जाओ। पर वो तो इससे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिरकार आप ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ये से बताता है कि मैं सोच रहा हूँ मुझे यहाँ पे रेफ्यूजी सिस्टम का यूज करना चाहिए। डार्क एल्फ ना ही अच्छे लोग हैं ना ही वो बुरे लोग हैं, तो जैसे ही उन्हें हम अपने सिटीजन के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे वो भी हमारी तरह यहाँ पे इवल बन जाएंगे जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर वो तो इसे कहती है कि क्या इस किंगडम में दो डिफरेंट रेसेस को एग्जिस्ट कर सकती है क्या। ये लोग ह्यूमनक्विल जो कि मियोकुरो में रहते हैं उनसे बिल्कुल अलग है। ये सब बताता है कि तुम्हें पता है ना ह्यूमनक्विल कैसे दिखते हैं, क्या तुम उन जैसे सिटीजन को यहाँ पे हैंडल कर पाओगी। इसकी बात सुन के वो तो कहती कि यह तो आपने अच्छी बात की क्योंकि उनके साथ अच्छे से बात करना ये इम्पॉसिबल है। तो बोलता है अगर ऐसी बात है तो प्लीज मेरी मदद करो ताकि इन्हें हम कन्विंस कर सके। वो तो फिर इन दोनों को बताती है कि हमारे किंग कुछ ही समय में यहाँ पे एक नेशन बिल्ड करने वाले और अगर तुम हमारे सिटीजन बन जाती हो तो तुम्हारी सेफ्टी हमारे हाथों होगी। पर मोल्टर घबराते हुए पूछता है कि अगर आपके सिटीजन बन गए तो हमारे साथ क्या होगा। वो तो इसे बताती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ये जानना चाहोगे, पर फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम हमारी ही तरह यहाँ पे ईवल बन जाओगे। ये अब तुम्हारे हाथ में कि तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम आगे जाना चाहते हो या फिर यहाँ पे हमारे सिटीजन बनना चाहते हो। ये सब फिर यहाँ पे बाकी डार्क एल्फ्स के यहाँ पे आ जाते हैं। पर तोकुतो की एनर्जी इतनी ईवल होती है कि यहाँ पे डार्क एल्फ बेहोश हो रहे होते हैं और सभी डार्क एल्फ के आने के बाद यहाँ पे सारी चीजें शुरू हो जाती है। वो तो इन सभी को बताती है कि तुम सभी को हम अपने सिटीजन के तौर पर एक्सेप्ट करने वाले हैं और ये ऐसे ही करता है। ये अपने सिस्टम का यूज करके इन सभी को अपना सिटीजन बना देता है और वो को बताता है कि सबको यहाँ पे अनाउंस कर दो कि वो मेरी सिटीजन बन चुके हैं। और वो ऐसे ही करती है, वो सभी को बता देती है कि अब यहाँ पे उनके राजा तोकुतो है। शुरू में तो यहाँ पे किसी को भी कुछ महसूस नहीं होता पर थोड़ी देर के बाद ये सभी चेंज होने लग जाती है। इनका मन यहाँ नफरत से भर जाता है और वो सारी चीजें इन्हें याद आने लग जाती है जो भी इनके साथ हुई थी। इसी के साथ ये सभी यहाँ पे ईवल बन जाते हैं जिनके मन में सिर्फ नफरत होती है। सभी लोग यहाँ तोकुतो की जय जयकार करते कि वो कितने अच्छे इंसान है और वो उनके लिए लड़ेंगे। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ मोल्टर इन दोनों को यहाँ पे आसपास की जगहों के बारे में बता देते हैं और यहाँ
का मैप देख के तोको तो काफी ज्यादा हैरान होता है। उसी के साथ वो ऊतो को भी ये चीज दिखाता है और इसे बताता है कि कैसे इसके आसपास दो बड़े किंगडम है जो काफी ताकतवर है, और इसे कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये इसे बताता है कि पहले किंगडम है होली किंगडम ऑफ क्विला, जहाँ पे इंसान रहते हैं और वो गॉड्स को पूजते हैं जो काफी ताकतवर है। उसी के साथ में है एल्फ्स किंगडम जो कि यहाँ पे नेचर को वर्शिप करते हैं और वो भी काफी ताकतवर है। उन्हीं के नीचे है माइनोकुरा जो कि एक ईवल नेशन है। अगर इस बारे में उन्हें पता भी चला तो वो लोग इन्हें यहाँ पे खत्म कर देंगे और ना ही इनके पास इतनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है कि वो उनका मुकाबला कर सके। ये चीज सुन के ऊतो भी इसकी जैसी हरकत करने लग जाती है, पर कुछ देर में तो होश आता है और वो बताता है कि माइनोकुरा को शुरू में बसाने के लिए मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा था, पर मैंने हार नहीं मानी थी। ये बताती कि हाँ, और वैसे भी हमारे सिटीजन की जो फर्टिलिटी रेट है वो काफी ज्यादा हाई है और वो काफी खुश रहते हैं, पर उनकी थोड़ी बहुत वीकनेस है। तो इसे बताता है कि इस बार हमारे पास डार्क एल्फ है जो कि उस वीकनेस को यहाँ पे कवर कर लेंगे, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये से बोलती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, और एक और बात, डार्क एल्फ यहीं पे आ रहे हैं हमें रिपोर्ट देने के लिए। कुछ देर के बाद ये दोनों ही यहाँ पे आ जाते हैं, पर उनके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम एमिली होती है। जैसे बताता है कि लड़की काफी इंटेलिजेंट है, इसे लेजेंड्स और दूसरे नेशंस के बारे में काफी ज्यादा पता है। एमिली काफी ज्यादा नॉलेजेबल है, तो यहाँ पे इस चीज के लिए इसकी तारीफ करता है। वो तो फिर इसे बताती है कि अब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के की पॉइंट्स में हम बात करने वाले हैं। ये फिर सभी को यहाँ पे एक एक काम देने लग जाती है, जैसे कि एल्डर मोल्टर को ये यहाँ पे स्टेट अफेयर्स का काम देती है और जिया को यहाँ पे ये हेड वॉरियर बना देती है जो कि यहाँ पे सभी को मैनेज करेगा और किसको इसे अपने फोर्स पे रखना है किसे नहीं ये इसी के ऊपर है। ये सुन के ये काफी जोश में आ जाता है और बोलता है कि जो भी दुश्मन मेरे सामने आएगा मैं उन्हें दो टुकड़ों में काट दूंगा। तो बोलता है ये काफी ज्यादा डरावना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काफी ईवल है। ये बात सुन के यहाँ पे जिया थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब चल क्या रहा है। तो इसे बताती है कि हमारे किंग यहाँ पे शांति प्रिय इंसान है, उन्हें शांति काफी पसंद है। तो जिया सोचता है कि एक ईवल गॉड होने के बावजूद उन्हें यहाँ पे शांति पसंद है, ये कैसी बात हुई। और तो फिर इन सभी को वापस जाने के लिए कहती है ताकि ये रेस्ट करके अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर सके, क्योंकि कुछ समय में ये लोग यहाँ पे घरों को बनाने वाले जिसके लिए काफी ज्यादा मेहनत लगेगी। तभी मोल्टर ने बताता है कि उसे घरों को बनाने में काफी ज्यादा नॉलेज है तो इनके लिए यूजफुल हो सकता है, पर यह बोलता है कि इस बूढ़े से ज्यादा मैं यूजफुल हूँ, मुझे पता है कि चीजों को कैसे किया जाता है। इन्हें ऐसे जोश में देख के ये तो कहती कि मुझे लगता है ये लोग वर्काहोलिक है। ये से बोलता है अगर ऐसी बात है तो ये कैसा रहेगा कि हम यहाँ पे टेरेन को इम्प्रूव कर लेते हैं। तो एल्डर मोल्टर से कहती है कि क्या आप यहाँ पे बिना पेड़ों को काटे लकड़ियों को निकाल सकते हो ताकि जंगल को भी नुकसान ना हो और उसी के साथ यहाँ पे घर भी बन जाए। इसकी बात सुन के ये से बताता है कि पेड़ों के ऊपर घर बनाने में वो एक्सपर्ट है, उसे पता है कि पेड़ों के ऊपर कैसे घर बनाया जाता है। ये चीज सुन के लोग काफी खुश होते हैं, पर जिया भी कंफ्यूज होता है कि वो यहाँ पे एक डार्क गॉड होने के बावजूद फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। पर तो यहाँ हंसते हुए कहता है कि जब तुम्हारा काम हो जाए तो उसे रीफॉरेस्ट करना मत भूलना। इसकी बात सुन के ये लोग उसे पूछते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। ये चीज सुन के वो तो हैरान होती है कि तुम लोगों को यहाँ पे रीफॉरेस्टिंग के बारे में नहीं पता है। ये बताते हैं कि नहीं, हम तीनों में से किसी को भी रीफॉरेस्टिंग के बारे में नहीं पता है। तो ये इनसे पूछती है कि क्या तुम्हें मिलिट्री मैजिक या फिर 6 मेजर एलिमेंट्स के बारे में कुछ पता है। ये से बताता है कि नहीं, मुझे सिर्फ 4 मेजर एलिमेंट्स के बारे में पता है, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। बात रही मिलिट्री मैजिक की तो उसके बारे में हमने कभी भी नहीं सुना। इनकी बात सुनने के बाद तो समझ आता है कि ये सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा पीछे है, इसी वजह से इन्हें 6 मेजर एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता है। पर इसे नहीं फायदा है क्योंकि अपने मैजिक का यूज करके अपने नेशन को काफी रैपिडली ग्रो कर सकते हैं, बाकी नेशन को इसमें काफी समय लगेगा। वही ओतो इन्हें बताती है कि चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि रीफॉरेस्टिंग क्या होती है। जब तुम किसी जगह के पेड़ काटते हो तो तुम दोबारा से वहाँ पे एक पेड़ लगा देते हो ताकि पेड़ उगते रहे। पर मोल्टर से कहता है कि एक पेड़ को यहाँ पे काफी सेंचुरीज लग जाती है मैच्योर होने में, तो इसका कोई फायदा नहीं है। पर ये इन्हें समझाती है कि रीफॉरेस्टिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मेजर एलिमेंट्स का यूज करके अपनी ग्रोथ को काफी हद तक बढ़ा देती है, और उसी के साथ तो भी यहाँ पे अपनी ताकत का यूज करते हैं जिससे उन्हें एक एक्स्ट्रा ग्रोथ मिलती है। जितना तुम सोचते हो उससे ज्यादा हमारे किंग अनोखे है। एमिली फिर से पूछती कि इसका मतलब जो एप्पल हमें मिले थे वो भी हमारे किंग ने यहाँ पे क्रिएट किए थे। ये से बताती है कि हाँ, इवन वो ग्रेप्स भी, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। एमिली बोलती है आपने बिल्कुल सही कहा, उन ग्रेप्स के सीड को जैसे ही मैंने यहाँ पे जमीन पे गाड़ा तो सिर्फ कुछ ही समय में वो सीड यहाँ पे स्प्राउट हो गए और वो अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ये बात सुन के ये लोग हैरान होते हैं। तभी तो का एहसास होता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। ये फिर समझ जाता है कि यहाँ पे ये उन चीजों को भी इमरजेंसी प्रोडक्शन का यूज करके इस दुनिया में ला सकते हैं जो कि इस दुनिया में नहीं है। मतलब ये कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स को भी बना सकता है इस दुनिया में जो कि मॉडर्न टाइम से है, और ये अपनी नेशन को और ताकतवर बना सकता है। ये चीज सुन के वो तो काफी खुश होती है और वो एमिली की इस चीज के लिए तारीफ करती है। एपिसोड की शुरुआत में हम एक सेंट को देखते हैं जो कि अपने ग्रुप के साथ गॉब्लिन का मुकाबला करने आ चुकी होती है। ये गॉब्लिन आबादी में काफी ज्यादा होते हैं और खूंखार भी। सेंट यहाँ पे अपने मैजिक का यूज करके इन गॉब्लिन के ऊपर फायरबॉल फेंक देती है जिस वजह से इसका पूरा ग्रुप यहाँ पे मारा जाता है। पर उसके बाद वो इनके लिए प्रे भी करती है ताकि इन गॉब्लिन्स की आत्मा को शांति मिले। कुछ देर के बाद यहाँ पे घास उगने लग जाते हैं
है और ये भी सेंध का एक अजूबा होता है। ये देख के एक आदमी हमें बताता है कि इडोगोरा कॉन्टिनेंट की 7 ग्रेट सेंट में से एक है और इनका नाम सेंट सोलिना है जो कि ब्लूमिंग ब्रूल से बिलोंग करती है। तभी अपने साथी से कहती है कि मैंने एक चीज आपको करने के लिए गई थी, क्या आपने उसके ऊपर एक्शन लिया? क्या मैंने आपको बताया था कि कर्स लैंड में कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ चल रही है, तो हमें यहाँ पे एक पैलेडिन को डिस्पैच कर देना चाहिए ताकि वो वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन कर सके। पर ये से बताता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि कर्स लैंड डार्क कॉन्टिनेंट में आता है और वो काफी साउथ के साइड है जहाँ हमारे लोग नहीं जाना चाहते और सेंट्रल भी कभी इस चीज की परमिशन नहीं देगा कि हम वहाँ पे पैलेडिन भेजे। तो ये बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं खुद वहाँ पे चली जाऊंगी। पर इस बात से ये गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आपको समझना चाहिए आप एक कोई नॉर्मल विलेज गर्ल अब नहीं हो, आप सेंध बन चुकी हो। स्वालिना फिर इसे रिक्वेस्ट करती है तो ये इसकी बात मान जाता है, पर इसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो इसे ज्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि वो एक विलेज से है। कहानी फिर ओतो के यहाँ पे जाती है जहाँ पे वो सबको कहती है कि चलो अब कंस्ट्रक्शन का समय आ चुका है। सभी लोग इसमें हाँ मिलाते हैं और ये लोग काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में ये तोकुतो का जो तख्त होता है उसे काफी अच्छा बना देते हैं, जो देख के ये ओतो को बताता है कि ये एल्फ काफी कम समय में काफी अच्छा काम कर देते हैं। ये बोलती है कि हाँ अगर ऐसे ही चलता रहा तो काफी कम समय में हम काफी ज्यादा सिविलाइज हो जाएंगे। कुछ देर के बाद वो तीनों ही एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ पे इनके सामने आ जाते हैं ताकि ये लोग काउंसिल बैठा सके। वो तो बोलती है कि चलो अब काउंसिल को शुरू करते हैं, पर उससे पहले ये तोकुतो के लिए एक नए कपड़े बनाते हैं जो कि उसे काफी पसंद आते हैं। तो वो तो इन्हें बताती है कि हमारे किंग को तुम्हारे दिए हुए कपड़े सचमुच काफी पसंद आए हैं। अब चलो किंग के साथ उस मीटिंग को शुरू करते हैं जिस चीज के लिए हमने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है, जो कि है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना। यहाँ ये सुन के मोल्टर बोलता है कि लेडी हो तो वो सब तो ठीक है, पर आखिरकार हमें किस तरह की बिल्डिंग को सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना चाहिए? जिया बोलता है कि हाँ हम ऑलरेडी जमीन को समतल कर चुके हैं और काफी पेड़ों को काट चुके हैं। वो तो फिर इन्हें बताती है कि सबसे पहले हमें फूड स्टोरेज बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कब वॉर के लिए जाना पड़े और यहाँ पे खाना सबसे ज्यादा जरूरी है, हम खाली पेट किसी से नहीं लड़ सकते। ये सुनकर मोल्टर बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए कहने के लिए, पर हमारे किंग क्या इन्फिनाइट फूड नहीं बना सकते अपनी ताकत के साथ? वो तो इन्हें समझाती है ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे किंग इन्फिनाइट फूड कभी भी नहीं बना सकते। उस चीज के लिए हमें अपने डोमेन को बड़ा करना पड़ेगा, मतलब हमें खाने का जुगाड़ कहीं और से करना पड़ेगा। ये चीज सुन के मोल्टर अपनी गलती के लिए इससे माफी मांगता है, पर ये इसे माफ कर देती है। ये फिर इन्हें एक पेड़ को दिखाती है और कहती है कि ये हमारी फूड सप्लाई बन सकती है। इन्हें फ्लैश ट्रीज कहा जाता है जो कि ह्यूमन फ्लैश जैसे टेस्ट करते हैं। इनका स्वाद एकदम मीट जैसा होता है जिस वजह से ये हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। ये न्यूट्रिशन से भरे होते हैं जो कि तुम्हें काफी अच्छे लगेंगे। मोल्टर बोलता है कि वो सब तो ठीक है, पर हमारे लोग थोड़े इल फील करेंगे ह्यूमन फ्लैश को कंज्यूम करने के लिए। ये कहती कि उसकी फिक्र तुम मत करो, उन्हें हम किसी तरह मना लेंगे, अभी के लिए तो हम इसे प्लांट करते हैं। एमिली बोलती है अगर ऐसी बात है तो इसका ठीका मैं लेती हूँ, मैं इसे अच्छे से प्लांट करके ग्रो कर दूंगी। वो तो फिर सभी को बताती कि जैसे कि तुम्हें पता है कि हम अभी भी एक माइनर नेशन है और अगर हमें यहाँ पे ताकतवर बनना है तो हमें यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी पड़ेगी। ये इनसे पूछते कि आखिरकार वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये बताती है कि वह मैजिक टेक्नोलॉजी। ये सुन के मोल्टर बोलता है कि मैं इसमें आपके काम आ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एक मैजिक स्कॉलर हूँ, इसलिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। वो तो बोलती है कि इसी के साथ हम यहाँ पे मिलिट्री मैजिक भी एक्वायर करेंगे। जैसा कि तुम्हें पता है तुम अपने मैजिक से सिर्फ कुछ आर्मी सोल्जर्स के ऊपर हमला कर सकते हो, पर मिलिट्री मैजिक का यूज करके तुम उसके पूरे झुंड को ही खत्म कर सकती हो। ये सुन के मोल्टर बोलता है कि क्या इस तरह के मैजिक प्रोड्यूस करना पॉसिबल है? ये सब बताती है कि हाँ, पर उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ टैलेंटेड मैजिशियंस को ढूंढना पड़ेगा ताकि हम इसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट कर सके। ये सुन के मोल्टर का खून खोलने लग जाता है क्योंकि वो काफी एक्साइटेड हो चुका है इस प्रोजेक्ट के लिए। या फिर बोलता है कि हमें अपनी आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, पर तकुतो कहता है कि नहीं, अभी के लिए हम उसमें फोकस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें काफी ज्यादा एफर्ट लग रहा है। ये से बताती है कि हाँ, यहाँ पे आर्मी काफी ज्यादा माना कंज्यूम करती है और उनके रिसोर्सेज भी काफी लगते हैं, बदले में वो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं दे पाती। ये इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उनके वॉरिस अभी उतने ताकतवर नहीं है कि वो किंग को प्रोटेक्ट कर सके, पर आखिर में ये शांत हो जाता है। मोल्टर फिर इन्हें बताता है कि जिया और मेरे ऊपर बाउंटी लगी हुई है क्योंकि हम डार्क एल्फ के हेड है, इसी वजह से हम यहाँ पे बाहरी लड़ाई में आपकी मदद नहीं कर सकते। तो बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर हम यहाँ पे हीरो को क्रिएट क्यों नहीं करते? ये सुन के वो तो बोलती है कि ये आपने बिल्कुल सही कहा, हीरो की प्रोडक्शन कॉस्ट तो थोड़ी हाई रहेगी पर उन्हें मेंटेन करना आसान रहता है। ये सुन के ये पूछते हैं कि आखिरकार हीरो क्या होता है? ये से बताती है कि माइनोग्राम में ऐसे काफी हीरोज होते हैं जो कि किंग के अंडर में सर्व करते हैं। वो काफी ताकतवर होते हैं, उनके पास स्पेशल एबिलिटीज होती है, साथ ही में वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं, पर उन्हें मैनेज करना काफी आसान होता है। मेरे हिसाब से किंग के पास अभी जितना मन है एटलीस्ट हम एक हीरो को तो यहाँ पे समन कर सकते हैं। तो तोको तो कहता है कि ठीक है, हम हीरो को क्रिएट करेंगे ताकि बाकी लोग यहाँ पे रेस्ट कर सके। तोको तो फिर हमें बताता है कि अपने सिटीजन से यहाँ पे माना एक नेशनल माना के तौर पे कलेक्ट करेगा और यहाँ पे वो अपने सिटीजन को खुश रखने के लिए इसे यूज करेगा। जितने लोग इसके खुश होंगे उतना ही जल्दी इसका नेशन डेवलप होगा, इसीलिए तोको तो सभी को यहाँ पे खुश करने में लगा हुआ है। वही कहानी इंसानों की किंगडम के यहाँ पे जाती है जहाँ पे हम एक वॉरियर ल्यूनियस को देखते हैं जो कि गॉड को प्रे कर रहा होता है। तभी उसका साथी वेडल से कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो उसे बताता है कि मैं प्रे कर रहा हूँ। तो ये कहता है कि तुमने काफी समय वेस्ट कर दिया, अब चलो
तो लोर्नियस अपनी वाइफ की वेडिंग रिंग को अपने यहाँ पे रख के जाने लग जाता है। तो ये बोलता है कि तो तुम अपनी वेडिंग रिंग को अपनी प्रोटेक्टिंग चार्म की तरह यूज करने वाले हो, पर कम से कम मुझे ये तो बता दो तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे का नाम क्या है। पर लोर्नियस कहता है कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बोलता है कि तुम इतने स्ट्रेंज भी मत बनो, कुछ तो हमें बताओ। तो लोर्नियस मजबूरन बताता है कि उसकी वाइफ का नाम मार्शा है और उसकी बेटी का नाम मीना है। एर्दल फिर से बताता है कि हमें वहाँ पे जाने में काफी दिन लग जाएंगे, तो अच्छा ये रहेगा कि हम जल्दी निकल जाए। पर इन दोनों में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार इन दोनों को यहाँ पे डार्क कॉन्टिनेंट में क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि वो जगह ज्यादा अच्छी नहीं है और वहाँ पे लोग भी नहीं रहते। पर लोर्नियस सोचता है कि शायद हाई एप्स का कुछ काम होगा, इसलिए इन सभी को वहाँ पे भेजा जा रहा है। ये दोनों फिर अपने बाकी साथियों से मिलते हैं और डार्क कॉन्टिनेंट के लिए निकल जाते हैं। वही सीन जाता है तोकुतो के यहाँ पे, जहाँ पे इन लोगों ने काफी बड़े बड़े घर बना दिए होती है। ये चीज देख के तोकुतो तो काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं पे एमिली ने बताती है कि इन लोगों ने जो फ्लैश ट्री है उन्हें भी यहाँ पे काफी बड़ा कर दिया है और वो हार्वेस्ट के लिए तैयार है। साथ ही में आसपास में इन्होंने काफी घर बना दिए जहाँ पे लोग आसानी से रह सकते हैं, और मोल्टर के लिए मैजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ वो बाकी मैजिशियंस को यहाँ पे ट्रेन कर सकता है। साथ ही में इन लोगों ने पानी को भी सिक्योर कर लिया क्योंकि पास ही में एक छोटा सा झरना है जहाँ से ये लोग आसानी से पानी ले सकते हैं। और इन लोगों ने अपने लिए पब्लिक ऑफिस भी बनाया जहाँ पे ये लोग पेपर वर्क करेंगे यहाँ के लिए। ये सब देख के तो सोचता है कि उसने एमिली को चुन के काफी अच्छा किया। ये डार्क एल्फ जो कि कुछ समय तक दर बदर भटक रहे थे और वो काफी निराश थे, वो अब काफी ज्यादा खुश है यहाँ पे आके और यहाँ पे काम करके। तभी एमिली बोलती है कि मैं होप करती हूँ कि आपको हमारा काम पसंद आया हो। तो बोलता है कि हाँ, ये सचमुच काफी इनक्रेडिबल है, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुमने वो काम कर दिया। ये चीज सुन के एमिली काफी खुश हो जाती है और वो रोने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद ये इन दोनों को लेके यहाँ पे ले जाती है जहाँ पे इन लोगों ने वाटर सिक्योर किया होता है। पर ये देखते हैं कि उसका जो पानी है वो पूरी तरह खराब हो चुका होता है डार्कनेस की वजह से। एमिली बोलती है कि इतनी मुश्किल से हमने स्प्रिंग को ढूंढा था पर अब ये पानी पीने लायक नहीं है। तभी यहाँ पे जिया और मोल्टर भी आ जाते हैं, जो देख के जिया बताता है कि मुझे एमिली ने कहा था कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा बांध बना दूं, पर अब देख के लगता है कि ये पानी पीने लायक नहीं है। पर यहाँ पे ओतो इसे बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो खुद पानी पी लेती है। और इसके बाद सबको बताती है कि इसे कर्स टेरेन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये मायाग्रा डोमेन का भी एक हिस्सा है। जरा एक बार हवा में सांस लेके देखो, तुम्हारे अंदर तंदुरुस्ती आ जाएगी। जिया और मोल्टर जब ऐसा करते हैं तो उनकी आंखें शार्प हो जाती है और थोड़ी ताकतवर बन जाते हैं ये लोग। ये फिर इन सभी को बताती है कि जो कर्स टेरेन होता है वो यहाँ पे इवल बीइंग को बेनिफिट देता है, वही न्यूट्रल और गुड बीइंग को यहाँ पे कमजोर बनाता है। तुम सब न्यूट्रल से इवल बन चुके हो, इसी वजह से तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन्हें बताता है कि इस तरह हमारे इस लैंड में रहना और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। और कर्स टेरेन जो है एकदम परफेक्ट टेरेन है जो कि हमारे लिए यहाँ पे डिफेंस का काम कर सकता है। कुछ इस समय में ये टेरेन पूरे जंगल में फैल जाएगा। ये चीज सुन के मोल्टर बोलता है कि मेरे महान राजा, मुझे आपकी ताकतों पे शक नहीं है, पर आसपास के जंगल को देखिए, ये बाकी जंगलों से बिल्कुल अलग है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो हमारे एनिमी हमें काफी आसानी से डिस्कवर कर लेंगे। पर वो तो बोलती है कि घबराओ मत, उस चीज के लिए हमारे किंग हीरोज को बनाने वाले, तो सब कुछ ठीक रहेगा। ये से बोलता है कि वो सब तो ठीक है पर अब तक हमें नहीं पता कि हीरो कैसे दिखते और कितने ताकतवर हो सकते हैं। तो वो तो बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें एक सैंपल दिखाती हूँ, और वो अपने पीछे से टेंटिकल निकाल के यहाँ पे जंगल को साफ कर देती है और इन्हें बताती है कि मैंने सिर्फ अपनी 1-2% ताकतों का यूज किया, अगर मैं अपने प्राइम में चले जाऊं तो पता नहीं क्या होगा। सभी हीरोज ऐसी ही ताकत पोजेस करते हैं और मैं भी उन हीरोज में से एक हूँ। तभी तो बोलता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है, समय के साथ हीरोज और ज्यादा ताकतवर बनते जाते हैं। ये चीज सुन के दोनों कहते हैं कि इसका मतलब लेडी ओ तो और ज्यादा ताकतवर बनेगी भविष्य में। ये बोलता है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो, पर वो तो बोलती है कि नहीं, मुझे ताकतवर बनने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा किंग तोकुतो के साथ रहूंगी। पर तोकुतो बोलता है कि तुम्हें अपनी ताकत दिखाने के लिए फॉरेस्ट को तबाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये बोलती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे इस चीज के लिए माफ कर दो। मोल्टर फिर इन्हें कहता है कि मैं दोबारा से आपकी ताकत को समझ नहीं पा रहा हूँ, आप सचमुच काफी ताकतवर है। मुझे लगता है कि हमें अर्जेंटली आपके लिए एक पैलेस तैयार करना चाहिए जहाँ पे आप रह सको। ये इन्हें कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम सबके साथ रह लूंगा। ये लोग कहते हैं कि नहीं, आखिरकार हम अपने किंग को अपने साथ कैसे ठहरा सकते हैं जबकि उतनी ताकतवर है, तो प्लीज अपने डिसीजन को दोबारा से कंसिडर कीजिए। ये बोलता है कि अगर ऐसी बात है, अगर तुम इस चीज से खुश होंगे तो फिर ठीक है, तुम मेरे लिए पैलेस बना सकते हो। ये चीज सुन के ये दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। तभी तो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में मैं एक फ्लोटिंग कैसल में रह सकूं। ये चीज सुन के एमिली से पूछती कि वो क्या होता है। ये बताता है कि वो एक ऐसा कैसल होता है जहाँ पे आप हवा में रहते हो। ये चीज सुन के ये लोग हैरान हो जाते हैं कि इस दुनिया में ऐसी भी चीजें होती है जो हवा में उड़ सके। पर एमिली बताती है कि किंग ने जो अब तक हमें दिखाया है तो हमें उनके बातों पे शक नहीं करना चाहिए। और ये सब यहाँ पे इसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि हम अपने किंग को हमेशा सर्व करते रहेंगे। तो कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वही हमें पैलेडिन के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि डार्क कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ चुके होते हैं। रास्ते में नहीं कुछ मौसम मिलता है तो ये लोग उन्हें मार देते हैं। पर लोर्नियस सोचता है कि होपफुली सब कुछ ऐसे ही रहे। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर बुरी लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो। होप आप सब बढ़िया होंगे।